गुड आफ्टरनून बच्चों। गुडविल वैल्यूएशन पढ़ रहे थे और मैंने कल आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताई थी। समझ में आई थी सबको? सुपर प्रॉफिट क्या बताया था? बताओ सुपर प्रॉफिट का मतलब। सारे बच्चे जल्दी से बताएं, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या बताया? इनकम जनरेटेड फ्रॉम। व्हाट अबाउट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? इनकम जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल। और वो निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने बोला था असेट्स माइनस लाइबिलिटी, लेकिन असेट में कुछ असेट को कंसीडर नहीं करना है। गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको याद रहेगा कि नहीं? गुड। तो ये अपन ने कल डिस्कशन किया था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट मेथड आपकी जो थी, एक और क्वेश्चन करोगे पहले इसका, फिर आगे बढ़े? चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। बुरा है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर्स के आपको प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर। प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के। प्रॉफिट दे रखा है 10,000, लॉस दे रखा 17,000 का, फिर प्रॉफिट है 50,000, फिर प्रॉफिट है 75,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस रुपीज 2 लाख है। एनआरआर 10% है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। आपको बताना है गुडविल की वैल्यू। बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है? इस क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है? अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन नहीं है? और वो तो निकालना आता है कि नहीं? तो जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकालो और सॉल्व करके बताओ फटाफट। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। मंगल जी कहां पीछे बैठ जाते हो? आगे बैठा करो। जल्दी जल्दी निकाल के बताओ। ओके, नमन का आंसर आ गया है। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या किया? एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला। क्या आया एवरेज प्रॉफिट बताओ। सबसे पहले आपने निकाला होगा एवरेज प्रॉफिट। आपने क्या किया? 10,000 तो प्लस किए होंगे, 17,000 क्या कर दिए होंगे? माइनस, क्योंकि लॉस है। प्लस 50,000 प्लस 75,000 डिवाइड कितने से किया? डिवाइड कितने से किया? 4 से। बताओ कितना आ गया? हाँ बेटा, टोटल कितना हो रहा? अरे टोटल तो बताओ कितना हुआ। चलो ऑनलाइन वाले तुम बताओ, तो नालायक है। 1,18,000 डिवाइड कितने से कर दूं?
करो डिवाइड और बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 29,000। सही है क्या? इस प्रॉफिट में से कौन सा प्रॉफिट हटा दूं? ये तो टोटल इनकम है। बताओ इस इनकम में कौन कौन सी इनकम जुड़ी है? गुडविल की भी और कैपिटल की भी। किसकी इनकम इसमें से माइनस कर दूं? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूं, मतलब कैपिटल की। इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 2 लाख पर सब लोग कितने परसेंट कमाते हैं? मतलब कितने रुपए? 20,000। इसमें से माइनस कर दूं तो बताओ कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब किसकी इनकम? कितनी आ गई? अब आप गुडविल निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी गुडविल? बोलो। 19,000 आया। तो 19,000 क्यों आएगा? 9,000। अच्छा गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? कितना है? 9,500 इनटू एनओ बाय पी कितना था? 2 ईयर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर? 19,000 इज योर गुडविल। समझ में आया? ओके सबका आंसर यही था 19,000। करते बनेगा? कोई डाउट नहीं आया समझ में? कितने लोगों का 19,000 आ गया था जरा बताना। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? कैलकुलेशंस। करते बन जाएगा। इट इज टू इजी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे बताओ। एवरेज प्रॉफिट में किस किस की इनकम है? एवरेज प्रॉफिट किसकी इनकम है? जोर से बोलो। वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट का मतलब आप लोग समझ गए, इट्स अ फ्यूचर प्रॉफिट। इसमें इनकम होती है किस किस की? ये इनकम है किस किस की? इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गुडविल। यही लिखवाया था कल। इसमें 2 लोगों की इनकम है, बताओ किस किस की? जो कैपिटल से कमा रहा है वो भी, और जो गुडविल से कमाई वो भी। कैपिटल की इनकम माइनस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताओ कैपिटल की इनकम। जैसे यहां देखो, ये हमारी दोनों की इनकम थी। किस किस की? गुडविल की भी और कैपिटल की भी। ये दोनों की इनकम थी। हमने क्या कर दिया इसमें से? कैपिटल की इनकम माइनस कर दी, तो इनकम किसकी बची? गुडविल की। और गुडविल की इनकम को क्या बोलते हैं हम? जोर से बोलो। सुपर प्रॉफिट बोलते हैं कि नहीं? तो आज के बाद कोई पूछता है कि एवरेज प्रॉफिट में किस किस की इनकम होती है, तो ये मत बोलना कि केवल जो कैपिटल लगाई थी वो भरे है। क्या क्या है? फटाफट बोलो। गुडविल की इनकम भी है और कैपिटल की भी इनकम होती है। क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था बिजनेस 2 तरीके से कमाता है, कैपिटल लगा के और दूसरा गुडविल से, रेपुटेशन से भी कमाता है। क्लियर है कि नहीं? रेपुटेशन के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ये सबको याद रहेगा। गुड। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, दैट्स योर सुपर प्रॉफिट मेथड। आज एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट्स अ लास्ट मेथड आपकी। कौन सी? कैपिटलाइजेशन मेथड। हेडिंग डालो जरा कॉपी के अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड। दैट्स अ लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। इसको हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और दूसरा एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूं। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। आंसर कैसा आएगा? चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो, आंसर दोनों से कैसे आएगा? सेम। ये और है, दोनों में से कोई एक तरीका हम फॉलो करेंगे। कई बार एग्जाम में लिखा जाता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करो, कई बार एग्जाम में लिखा हुआ आता है कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करो। तो आपको दोनों तरीके आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं?
हम दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सीखेंगे तो अपनी आप बात समझ में आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड इज वेरी वेरी इजी, सबसे सरल मेथड यही है। करें इसको, चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बेस बनाएंगे सबसे पहले तो, उसके बाद इस मेथड को समझेंगे। देखो बाद में अपन फॉर्मूले वॉर्मूले बनाएंगे, चलो पहले बेस बनाते हैं। बेटा मेरे को 10% वाले इन्वेस्टमेंट, मेरे पास 10% इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट समझते हो कि नहीं, हाँ या ना? 5 लाख रुपए की क्या है, जोर से बोलो, कितने परसेंट वाले? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इस इन्वेस्टमेंट से मेरे को इनकम कितनी होगी, अगर मैं पूछूं तो बोलो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। 50,000 होगी। ये कैसे निकाला तुमने 50,000? 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, 10% की इनकम होगी, मतलब कितना, फटाफट बोलो। 50,000 रुपए की इनकम होगी कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? ये तो 11th क्लास में भी पढ़ा था, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10% वाले उस पर 10% से इनकम मेरे को 50,000 रुपए की होती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? अब मैं उल्टा दे दूं तुमको, तुमको ये दे दूं कि मेरे पास इनकम है 50,000 रुपए की। इनकम कितने की है बताओ? 10% से अगर मैं कमाता हूं तो कितने रुपए की कैपिटल लगाने को तैयार हो जाऊंगा, बस मेरे को बताओ। ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इनको खरीदना है मेरे को, 50,000 की इनकम कमाने के लिए मेरे को कैपिटल लगाना है, तो बताओ कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी खरीदूंगा? तो बचपन में आप क्या करते थे, फटाफट बोलो। अभी मल्टीप्लाई किया था, अब क्या कर दोगे, फटाफट बोलो। डिवाइड। क्या कर दोगे? डिवाइड। तो क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं आ जाएगी? अगर मैं ये वैल्यू गायब कर दूं, अब आपके पास इनकम है और रेट है, तो क्या इससे वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना? मल्टीप्लाई करके निकालोगे कि डिवाइड करके निकालोगे? सुनाई नहीं दिया। डिवाइड करके। क्या करके बेटा? डिवाइड। मतलब आपको अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, इनकम लोगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम को डिवाइड कर दोगे रेट से। 50,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं रेट से, रेट क्या है बेटा? 10%। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे बताओ? 50,000 डिवाइड बाय 10, उसके नीचे क्या आ जाएगा? और सारे बच्चे बताओ, किसी को ज्यादा दबाओगे तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा कि नहीं? तो ये जो नीचे, इसके नीचे 10, 10 के नीचे ये, तो ये भगवान को प्यारा होके ऊपर आ जाता है 100 रुपए। क्या ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं बचपन में मैथ के अंदर? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। बताओ वैल्यू कितनी आ गई बोलो, कितनी आ गई? 5 लाख आ गई कि नहीं? अरे हाँ है ना? वैल्यू आई। तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, उसकी इनकम को उसकी रेट से डिवाइड कर दो। कोई भी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? इनकम को किससे डिवाइड कर दो? रेट से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आ जाती। वैल्यू मतलब कैपिटल, क्योंकि वो चीज खरीदने के लिए मेरे को कैपिटल लगाना पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा मतलब मेरी जेब से जाएगा, तो दैट्स अ कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? तो इनकम को अगर रेट से डिवाइड कर दिया जाए, सिंपल सी बात है, इनकम को किससे डिवाइड कर दिया जाए, जोर से बोलो, रेट से, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसकी वैल्यू। बस फर्क ये है कि जिसकी इनकम को डिवाइड करोगे वैल्यू उसी की आएगी, जिसकी इनकम को डिवाइड करोगे वैल्यू उसी की आएगी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मेरे को रेंट मिलता है 5 लाख रुपए पर एनम, और मैं कहीं भी पैसा लगाता हूं तो मेरे को 10% की रेट से इनकम होती है। कितने परसेंट से बेटा?
10% से। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग निकालना है मेरे को, तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग निकल के आ जाएगी। कैसे निकालोगे बोलो? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू, सारे बच्चे बताओ क्या करोगे? रेंट, बिल्डिंग से क्या मिलता है बोलो? रेंट। रेंट को किससे डिवाइड कर दो? रेट से। बताओ रेंट कितना मिल रहा है? 5 लाख। और रेट क्या है बेटा? 10%। डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया? 50 लाख। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? मैं 50 लाख में खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे को 10% की इनकम दे रही है। समझ में आया कि नहीं? बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? किसी की भी वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनकम अपॉन रेट। इनकम अपॉन रेट। किसी की इनकम को उसकी रेट से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो लिख लो एक फॉर्मूला, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपके पास मिल गया है। सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, इससे मेरे को दिक्कत नहीं थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। वैल्यू ये तो मैंने आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑन बेसिक डेवलपमेंट के लिए बताया। कोई भी वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ असेट इक्वल टू, किसी भी चीज की वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू ऑफ असेट इक्वल टू उसकी इनकम को ऊपर रख दो, इनकम फ्रॉम असेट्स, और डिवाइड कर दो रेट से। डिवाइड किससे कर दो? रेट से। तो वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? वैल्यू। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज की वैल्यू निकालना हो, ये सबसे सरल तरीका होता है। क्या कर दो? उसकी इनकम को किससे डिवाइड कर दो? रेट से। रेट को यहां बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस, कि भैया उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस रेट से कमाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर पे गए और पापा से बोलते हो, पापा पापा आप कितना कमा लेते हो? पापा ने बोला मैं साल भर में 50 लाख कमाता हूं। आप बस उनसे पूछो कि आप पैसा लगाना कहां पसंद करोगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने परसेंट से आपको रिटर्न चाहिए? पापा बोलते हैं मेरे को बस 10% रिटर्न मिल जाए तो मैं पैसा लगा देता हूं। तो बस पापा की 50 लाख की इनकम को 10% से डिवाइड कर दो, पापा की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? कि वो पापा उतनी वैल्यूबल है। 50 लाख रुपए डिवाइड बाय 10%, 5 करोड़ वैल्यू हो गई। पापा से बोलो पापा आपकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही कमाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसी भी चीज की वैल्यू निकालना है, क्या करें फटाफट बोलो? सामने वाले की इनकम को उसकी एक्सपेक्टेशन से डिवाइड करो। एक्सपेक्टेशन मतलब वो क्या रेट पसंद करता है। पापा बोलते हैं मेरे को 20% रिटर्न चाहिए, तो 50 लाख डिवाइड बाय 20% हो जाएगा। बोलेंगे भैया देखो मैं 20% से कम वाली जगह पे पैसे ही नहीं लगाता, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट है? फटाफट बोलो। 20%। रेट सबकी अलग अलग होती है, बस ध्यान रखना, पर्सन टू पर्सन रेट वेरी करती है। कोई बोलता है मैं 10% में पैसा लगाने को पसंद करता हूं, कोई बोलेगा मैं 15% चाहिए, कोई बोलेगा 12% चाहिए। बस इनकम को रेट से डिवाइड करना है। इस रेट को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बोलते हैं इस रेट को? कैपिटलाइजेशन रेट। क्यों बोलते हैं? उसका पीछे से लॉजिक है कि आप जो रेट से कैपिटल निकाल रहे हो, रेट से क्या निकाल रहे हो? कैपिटल। आप ये निकाल रहे हो कि 5 लाख लगाओगे तो इतना कमाओगे, इसलिए इस रेट को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। कैपिटलाइजेशन रेट। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट। तो अब सारे बच्चे यहां बताओ मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है? अब जल्दी से बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड पे आ जाते हैं। अब जल्दी से बताओ मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है? फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताएंगे मेरे को वैल्यू किसकी निकालना है। अरे मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? किसी असेट की निकाल रहा हूं कि गुडविल की निकाल रहा हूं? टॉपिक का नाम पता है कि नींद में रहते हो? नहीं नहीं, कैपिटलाइजेशन मेथड छोड़ो, टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? गुडविल का क्या? वैल्यूएशन। गुडविल का? तो मेरे को वैल्यू असेट की निकालना कि गुडविल की निकालना है गधो? किसकी निकालना है? पक्का? अब बताओ गुडविल की इनकम को क्या बोलते हैं? अरे गुडविल की इनकम को क्या बोलते हैं भाइयों? रटा रखा है मैंने। गुडविल की इनकम को क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दिया? पक्का? सुपर प्रॉफिट किसकी इनकम होती है? सुनाई नहीं दिया अभी भी? पक्का होती है? तो अगर मेरे को गुडविल की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास तैयार है। गुडविल इक्वल टू इनकम फ्रॉम गुडविल को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताना, इनकम फ्रॉम गुडविल को क्या बोलते हैं? धन्यवाद। सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दूं? रेट से। तो किसकी वैल्यू आएगी? गुडविल की। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट किसकी इनकम है? और अभी फॉर्मूला पढ़ा के आया कि किसी भी चीज की वैल्यू चाहिए तो क्या करें? उसकी इनकम को रेट से। अब गुडविल की इनकम क्या है? जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया? सुपर प्रॉफिट चूंकि इनकम फ्रॉम गुडविल है तो मैंने उसको डिवाइड किया तो गुडविल की वैल्यू मिली। इन्वेस्टमेंट की इनकम को डिवाइड किया था तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिली। बिल्डिंग की इनकम को डिवाइड किया तो बिल्डिंग की वैल्यू मिली। पापा की इनकम को डिवाइड किया तो पापा की वैल्यू मिली।
अब सारे बच्चे बताओ सुपर प्रॉफिट किसकी इनकम है? तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं रेट से तो वैल्यू किसकी मिलेगी? गुडविल की। सिंपल, इसको कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? सुपर प्रॉफिट निकालना आता ही है, बस रेट से डिवाइड करना रहेगा। किससे डिवाइड करना रहेगा? रेट से। अब मेरा क्वेश्चन डिफरेंट, अगर तुमको समझ में आ गया तो ये बता दो। अब सारे बच्चे जरा इसको बताना, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दूं तो बताओ किसकी वैल्यू आएगी? अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका बताओ। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू किसकी आएगी? हाँ, अब बताओ एवरेज प्रॉफिट में किस किस की इनकम है? कैपिटल एंड गुडविल। तो यहां जो वैल्यू निकलेगी बताओ, वैल्यू किस किस की निकलेगी? वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। यहां दोनों की वैल्यू आ जाएगी एक साथ। क्यों दोनों की वैल्यू क्यों आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट में दो लोगों की इनकम है, बताओ किस किस की? गुडविल की भी और कैपिटल भी, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मेरे को इसमें से दोनों की वैल्यू आ गई तो मेरे को ये तो पता है ना मैंने कैपिटल कितनी लगा रखी है। इसमें से मैं कैपिटल माइनस कर दूं तो सारे बच्चे बताओ जो बची हुई वैल्यू होगी वो किसकी बचेगी? की। तो एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हो। कैपिटल को यहां क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक तरीका ये हो गया। अब दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका फॉलो करो, आंसर दोनों से कैसा आएगा? सेम। चलो ट्राई करके देखते हैं। करें क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। अरे हाँ या ना? सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड किया तो वैल्यू किसकी आई? इधर इधर हाथ हटाओ रे, बैठते क्या? आराम से बैठो। हाँ बताओ, सुपर प्रॉफिट किसकी इनकम होती है? इधर। उसको रेट से डिवाइड किया तो किसकी वैल्यू मिली? जोर से बोलो। इधर इधर दोनों। हाँ, गुडविल की। और एवरेज प्रॉफिट किसकी इनकम थी? तो उसको रेट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी? कैपिटल और उसमें से कैपिटल माइनस कर दो तो बची हुई वैल्यू किसकी कहलाएगी? गुडविल की। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो जरा, दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे। देखो, लिखो एग्जाम्पल, बातचीत बंद। लिखो एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे हो। क्या बोला मैंने? तो दैट मींस आपको कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। एकमात्र मेथड ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है। ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। इन केस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज इज नॉट गिवन, ऑलवेज फॉलो कैपिटलाइजेशन मेथड। आप हमेशा कैपिटलाइजेशन मेथड से आंसर निकालोगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, कालिंदी, कृति, हिमांशी, अभिषेक, नमन, पलाश, पलक, संस्कृति, यश, यशवर्धन, योगेश, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, गुड। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा। कौन सी मेथड पढ़ रहे थे हम? कैपिटलाइजेशन मेथड। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मैंने बोला कौन सा? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो मतलब सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड करो। समझ में आएगी नहीं? तो बताओ, अगर मैं सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू किसकी मिलेगी? सीधी गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अब एवरेज प्रॉफिट लेते हो। बताओ भैया, एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, एवरेज प्रॉफिट कितने दे रखे? 1,20,000। 1,20,000 में से क्या माइनस कर दूं? नॉर्मल
प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे माइनस करोगे? आपको आता है कैपिटलाइज वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 8 लाख पर सब लोग कितने परसेंट कमाते हैं? मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 माइनस कर दो बच्चों, और जल्दी से बताओ बची हुई वैल्यू क्या कहलाती है? सुपर प्रॉफिट। बोलो कितना आ गया? 40,000 आया। अब बस गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया? बोलो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर दूं? रेट। सुपर प्रॉफिट कितना है? रेट कितना थी? डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 4 लाख आ गया। ये 10% सबको समझ में आया कैसे करना है सॉल्व? डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? सॉल्व करके पूरा लिखूंगी, समझ में आ गया? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने बोला था एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट को ही किससे डिवाइड कर दो? रेट से। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दूं तो बताओ वैल्यू किसकी आएगी? ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इसको वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 था, 1,20,000 को रेट से डिवाइड कर दो। रेट क्या है बेटा? 10%। जरा बताओ वैल्यू कितनी आ गई? अब कोई बच्चा बताए मेरे को इस 12 लाख में किस किस की वैल्यू आ गई? बताओ ये 12 लाख किस किस की वैल्यू है? गुडविल और कैपिटल दोनों की। इसमें आपको आपकी कैपिटल तो पता है ना, कैपिटल कितने की है? ये तो क्वेश्चन में ही पता है। तो बताओ इसमें से क्या माइनस कर दूं, जल्दी से बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है? तो बताओ बची हुई वैल्यू किसकी होगी? कितनी होगी? क्या आंसर यहां भी 4 लाख ही मिल गया? तो मैंने आपसे यही बोला था, चाहे आप सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दोनों से कैसा आएगा? सेम आएगा। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही सीखना है। कई बार एग्जाम में आ जाता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन सॉल्व करो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से सॉल्व करो। जो भी तरीका क्वेश्चन बोले आपको वैसा सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो सॉल्व करने की दोनों मेथड्स आपको आना चाहिए। आंसर दोनों से हालांकि कैसा आता है? सेम। समझ में आया? पक्का? दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये थी आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मेरी तरफ से कितनी मेथड्स खत्म हो गई? चारों की चारों हो गई। कौन कौन सी? कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज में वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। अब सारे बच्चे बताना सिंपल एवरेज मेथड कब लगती है? जब आपके प्रॉफिट कैसे हो? फ्लक्चुएटिंग हो। वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है? जब आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। सुपर प्रॉफिट मेथड तब लगेगी जब क्वेश्चन खुद बोले कि सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड तब लगेगी जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन। क्लियर है? और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। कई बार तो क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ आता है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको दूं कैपिटलाइजेशन मेथड का, फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताना। लिखो एक क्वेश्चन। कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे रे? धन्यवाद। अच्छा, क्वेश्चन में दो रेट दे रखी हो, एनआरआर और कैपिटलाइजेशन रेट, तो आप कौन सी वाली रेट पकड़ोगे? कैपिटलाइजेशन रेट। कौन सी रेट? कैपिटलाइजेशन रेट। लेकिन जब कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दे रखी हो तो एनआरआर को ही कैपिटलाइजेशन रेट मान लेते हैं। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ये लो, दोनों तरीके से सॉल्व करना, सुपर प्रॉफिट से भी और एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से भी। करो जल्दी से, मैं चेक करूंगा कॉपियां।
सही है बेटा। अभिषेक, नमन, इनका आंसर आ गया है। बाकी बच्चे हमारे पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। आ गया, कालिंदी का भी आ गया, कृति का भी आ गया। इधर तो ऑनलाइन वाले बच्चों ने तो मैक्सिमम ने निकाल लिया। ऑफलाइन में किस किस का नहीं आया? एक। और किसका नहीं आया? नहीं आया। ओके, दो। चलो बताओ, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया था? सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बातचीत बंद। कैसे निकालते हैं? असेट में से क्या माइनस कर दें? लाइबिलिटी। असेट कितने की दे रखी है? 11 लाख। माइनस लाइबिलिटी कितने दे रखी? बोलो अब जरा, कम से कम कितनी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड? 8,20,000। सही है। ये निकाल लिया था सबने। सबसे पहले तो ये निकालो। अब लगाओ मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। दो तरीके से कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, मैंने सिखाया दो तरीके से। कौन कौन सा? पहले कौन सी कैपिटलाइजेशन लगाऊं? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और दूसरा है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। दोनों से करके देख लो। सुपर प्रॉफिट में मेरे को सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो जो मेरे एवरेज प्रॉफिट हैं, कितने रुपए के एवरेज प्रॉफिट दे रखे क्वेश्चन में? देखो कितने रुपए के प्रॉफिट दे रखे हैं। 1 लाख बोल रहे थे, फर्म अर्न कर रही है 1 लाख का प्रॉफिट। तो 1 लाख का प्रॉफिट दिया था। 1 लाख में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने निकाला 8,20,000, इस पे क्या लगा दूं? बोलो रेट कितने परसेंट? तो 82,000 आ गया। माइनस कर दो, जल्दी से बता दो अब मेरे को कितना आया सुपर प्रॉफिट? हाँ, 18,000। 18,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकालना बहुत इजी हो गया। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे कर दूं? रेट। सुपर प्रॉफिट इज 18,000। रेट है आपकी कितने परसेंट? 10%। बोलो भैया कितनी आ गई वैल्यू? ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अब सीधा वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल दोनों ही निकाल लो। इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना रहेगा किससे? रेट से। एवरेज प्रॉफिट आपका था 1 लाख। 1 लाख को अगर मैं 10% से डिवाइड करूं तो वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए। अब 10 लाख में दो लोगों की वैल्यू है, बताओ किस किस की? गुडविल और इसमें से क्या माइनस कर दूं? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो आपने निकाल लिया है। कितना आया था? 8,20,000। माइनस करो और बताओ बची हुई वैल्यू किसकी? गुडविल की। कितनी आ गई? क्या 180 आई? आंसर दोनों साइड से कैसा आया? चाहे कान यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इनकम पहले हटा दी तो सीधी गुडविल की वैल्यू मिली, इनकम नहीं हटाई तो दोनों की वैल्यू मिल गई। कैपिटल बाद में माइनस कर दो, आंसर दोनों साइड से कैसा आएगा? सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं? दैट इज यूर कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कौन सी मेथड हो गई आपकी? तो अब मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक, कौन सा वाला? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक क्या होता है? समाप्त और खत्म। बाकी क्वेश्चन आपको करना है। अब
तो सीट आपको मिलेगी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको एक तो ये तो करनी है आपकी बुक के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो सीट मिलेगी वो सीट वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना रहेंगे। क्लियर? दूं एक आध क्वेश्चन? जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो जरा, एक दिया है क्वेश्चन नंबर 30 है ये। आपकी बुक्स में पता नहीं कौन सा होगा, पुराना क्वेश्चन है 30 की बुक का ही क्वेश्चन है, आपकी बुक में मेरे को पता नहीं कौन सा होगा। ये लो, अब यहां क्वेश्चन जैसा बोले वैसे ही करना। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन में भी इन्होंने चूज किया है कौन सा वाला तरीका, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करना है। समझ में आया कि नहीं? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन नहीं बोला, क्या बोला है? एवरेज। तो हमको एक ही करना है, दोनों साइड नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि दोनों करके आ जाओ, एक ही करके आना जो पूछा है। क्या करोगे सारे बच्चे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालोगे? अच्छा, एक और चीज, नेट असेट। नेट असेट का मतलब क्या होता है बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉय। ध्यान रखना, नेट असेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉय। नेट असेट भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो? नेट वर्थ। नेट वर्थ, नेट असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड, बात एक ही है। क्लियर? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेंगे। निकालो जरा, एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? 54,000 दिया है, फिर 42,000 दिया है, फिर 39,000 दिया है, फिर 67,000 दिया है, फिर 59,000 दिया है। डिवाइड कितने से कर दूं? कितने साल हो गए? बोलो भैया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? जोड़ना आता है, घटाना आता है? हाँ, टोटल बता दो पहले, कितना? 2,61,000। सही है क्या? डिवाइड बाय 5 कर दो भैया। $52,000 ये सबका आ गया। अब क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। किस किस की? वैल्यू ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन बोला है, तो हम एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कैपिटलाइजेशन रेट से। तो देखो जरा, यहां कैपिटलाइजेशन रेट कितने परसेंट बोली है? तो 52,200 डिवाइड बाय 20%। 20% को कैसे सॉल्व करोगे बताओ? 52,200 डिवाइड बाय 20, और ये 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सही है? जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे काट दो, 2 बन जाए 2, और ये 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दो अब, इसमें कितना आ गया? 2,61,000। ये वैल्यू किस किस की आई पहले तो बताओ? गुडविल की आई, कैपिटल की आई, कि दोनों की आई? तो इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस कर दूं? कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू देखो जरा, क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 2 लाख। तो इसमें से क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दो। हो रहा है 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, माइनस कर दो। बताओ कितना बचा? तो 61 किसकी वैल्यू हो गई? ये आ गया आंसर, निकालते बनेगा। देखो 61 ही आ रहा था आंसर, करते बनेगा। बोलो कोई डाउट? तो क्वेश्चन जैसा मेथड बोले वो लगाना। अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटलाइजेशन बोला है तो एवरेज कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन बोला तो सुपर। दोनों नहीं लगाना है, दोनों तो मैंने पढ़ाई आपको, दोनों में से कोई
एक ही लगाना पड़ेगा एग्जाम में, बट आना दोनों चाहिए, ऐसा नहीं कई बार सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ जाएगा, कब यार एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन आना चाहिए, इसलिए आना दोनों चाहिए। क्लियर? बोलो। ओए, रात में सोई नहीं क्या? बाबू सोना ज्यादा हो गया? समझ में आ गया? इट इज इजी। तो ये थी हमारी कौन सी मेथड, बताओ बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड हो गई सारी मेथड। एक और होती है एनयूटी मेथड, बट वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अलग से किसी को पढ़ना हो तो मैं बता दूंगा। कौन सी मेथड? एनयूटी मेथड। पढ़ना है क्या? क्यों, कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ना? ठीक है, धन्यवाद। बट होती कितनी है टोटल? 5, लेकिन आपके कोर्स में केवल 4 ही है। चल, तो ये थी हमारी सारी मेथड जो हमने डिस्कस की। दैट्स ऑफ मेथड्स जो आपको पढ़ना रहती हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एनयूटी। एनयूटी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने बताई नहीं आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तरफ से चैप्टर समाप्त होता है, वैल्यूएशन वाला मैटर खत्म। अब आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क दे दो सर। गुडविल के जितने क्वेश्चंस हैं टीएस के अंदर, विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर आप मेरे को चेक कराओगे टीएस के सारे क्वेश्चन गुडविल के। पेज नंबर 2.27, नई बुक पेज नंबर 2.27 से स्टार्ट हो रहे हैं और पेज नंबर 2.32 तक गए हैं। कुल मिला के 37 क्वेश्चन है बस। 37 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से आधा मिनट लगता है, आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो टीएस वाले सारे क्वेश्चन करके लाएंगे, राठी वाले राठी के करके लाएंगे, शिवलाल वाले शिवलाल के करके लाएंगे। जितने क्वेश्चन गुडविल में है सब चाहिए मेरे को। आईएससी वाले आईएससी वाली बुक के करके लाएंगे, जितने गुडविल के क्वेश्चन है सब चाहिए। क्लियर? सारी मेथड्स के और करके लाएंगे, और जो नहीं बन रहा है वो सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन में एनयूटी है बेटा कालिंदी, फाउंडेशन वाली बैच में अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, ध्यान रखना ये सब करके लाना है। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? कल और परसों में, 2 दिन में तुम्हारा नया चैप्टर जो है, वो चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आधा छोड़ा था आपका, वो वापस स्टार्ट करूंगा, एक बार पूरा रिवाइज करवाऊंगा जितना पढ़ा था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वापस से, उस चैप्टर को भी खत्म कर लेते हैं। फिर हमारा नया पार्ट चालू होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट। ये सारे चैप्टर एक साथ चलेंगे, चारों के चारों, इनके कॉन्सेप्ट सबके एक साथ रहेंगे, एक जैसे। चलें, तो बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय। ब्रेक है 5 मिनट का, जाओ। कहाँ जाना है? चालू करवा देता हूँ कितने लोगों का है? पी, आई और पी सैटरडे संडे से चालू करवा रहा हूँ। आई पी, आई और पी, सीएस किसने ले लिया? कौन है? किसने बोला था तुमको? किसने बोला था सीएस लेने का?
हेलो ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। नहीं, चलो चैप्टर का नाम, विच चैप्टर आर वी स्टार्टिंग? फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी। फिर हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट क्या होता है? ये ऐसा रेट होता है जिससे हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू ₹80। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट।
क्लियर? इंडियन करेंसी दैट इज रुपीस के अलावा जितनी वर्ल्ड की कंट्रीज की करेंसी है वो सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि एक्सचेंज रेट कब इंक्रीज होता है, एक्सचेंज रेट कब डिक्रीज होता है। इसमें हमने पढ़ा था कब डॉलर स्ट्रांग होता है, कब डॉलर वीक होता है। याद आ रहा है क्या? तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस। और जब डॉलर वीक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। ये सबको पता है क्या? सबने रिवीजन करा इसका? रिपीट। जब डॉलर स्ट्रांग होता है हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, और जब डॉलर वीक होता है हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। इतना क्लियर हुआ? तीसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि पूरी दुनिया में एक्चुअली ये रेट डिटरमाइन कैसे और कौन करता है। सो आप बताइए कौन करता है? हमको कैसे मालूम पड़ता है कि $1 इज इक्वल टू 80? IMF बताता है। IMF के पास सिस्टम है जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के कारण ये बताता है कि आज हर करेंसी का रेट दूसरी करेंसी में क्या चल रहा है। IMF रोज रेट किसको बताता है? हर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। जैसे ही RBI को पता चलता है RBI फिर सारे बैंक्स को बताता है और ये न्यूज मार्केट में फ्लोट हो जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर हमने समझा था कि पूरी दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं। कितने हैं? 2। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें रेट कैसे डिटरमाइन होता है? कौन डिटरमाइन करता है? इसमें रेट कौन डिटरमाइन करता है? कंट्री की गवर्नमेंट या फिर कंट्री का सेंट्रल बैंक। मतलब इमेजिन करो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले कि $1 इज इक्वल टू ₹2, तो ये रेट किसने डिटरमाइन करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या फिर गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करा है। वो किसमें होता था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। सो अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट वाज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज RBI। क्या आज की तारीख में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज होता है क्या? नहीं। सारी कंट्रीज क्या फॉलो करती हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? द रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अगर किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर किसी कंट्री या करेंसी की डिमांड कम है तो उसका रेट कम हो जाएगा, वो करेंसी वीक हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सबको ये बात समझ में आई? इंडिया दोनों में से क्या फॉलो करता है? दोनों नहीं फॉलो करता है। इंडिया के सिस्टम का नाम क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसको और क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। मतलब ऐसे तो इंडिया फॉलो करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लेकिन कभी कभी इन एक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इंटरफेयर कौन कर देता है? RBI। तो नाउ इट इज अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स। तो फ्लेक्सिबल और फिक्स सिस्टम को अगर हम मिला लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। सो इंडिया फॉलोज मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का? आज हमारे लिए टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विथ सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब IMF जो सिस्टम अडॉप्ट करता है वो सिस्टम हमको सीखना है कि एक फॉरेन करेंसी का रेट डिटरमाइन कैसे होता है। कैसे डिटरमाइन हुआ कि $1 इज इक्वल टू ₹80। ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किस पर बेस्ड होता है? फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई पर। किस पर बेस्ड होता है? फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई पर। तो हमको देखना है इंडिया के एंगल से कि इंडिया में डॉलर्स की डिमांड कब होती है और इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई कब होता है। आई रिपीट, हमको इंडिया के एंगल से देखना है। इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या डॉलर्स है? तो हमको देखना है इंडिया में फॉरेन करेंसी डॉलर की डिमांड कब होती है और सप्लाई कब होता है। जैसे हमको डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप मालूम पड़ जाएगा हमको ये चीज समझ में आ जाएगी।
ऐसा कि ऐसा डायग्राम हम भी बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन पहले डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, जरा उसको अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। मैं कौन सी फॉरेन करेंसी का एग्जांपल ले रहा हूं, डॉलर्स का। व्हाट डू मीन बाय डिमांड, हम कब इंडिया में डॉलर्स की डिमांड करेंगे, हम कब इंडिया में डॉलर्स को खरीदेंगे, जब हम कोई चीज खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्या उसी को डिमांड बोलते हैं। तो जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, ठीक है, लेट्स से मैं अमेरिका घूमने जाना चाहता हूं, तो मुझे अमेरिका घूमने के लिए गांधी जी को ले जाना पड़ेगा कि डॉलर्स को ले जाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंडिया में, मुझे बैंक से रुपीस को एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, बैंक्स को रुपीस देने पड़ेंगे और डॉलर्स खरीदूंगा। तो क्या मैं डॉलर्स की डिमांड कर रहा हूं, यस, इसी को तो बोला जाता है सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर डॉलर्स इन इंडिया। तो हम कब कब इंडिया में डॉलर्स की डिमांड करते हैं वो देखना है। कभी कभी ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, मेंशन 3 केसेस वेयर फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड इन इंडिया। तो इनमें से कोई से भी 3 केसेस आप लिख सकते हो, सबको डिटेल में समझाऊंगा। नॉर्मली एनसीईआरटी में या बुक्स में डिटेल में समझाते नहीं है, हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला केस देखिए, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगर हमको फॉरेन कंट्री से, एग्जांपल हम अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका से हमको आईफोन इंपोर्ट करना है, हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको पेमेंट देना पड़ेगा डॉलर्स में। तो हम डॉलर्स को पहले खरीदते हैं, उसके बाद डॉलर से पेमेंट करते हैं। सो अगर हम फॉरेन की गुड्स या सर्विसेज को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमको फिर से किसकी जरूरत पड़ रही है, डॉलर्स की। इतना क्लियर हुआ, पक्का। सेकंड, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स इन अ फॉरेन कंट्री। देखो, अगर हम इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या हमको डॉलर्स की जरूरत है, नहीं। लेकिन अगर हम इंडिया के बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या जापानीज स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें हमको क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। तो बाहर की सिक्योरिटीज में पैसा अगर लगाना है तो हमको डॉलर्स चाहिए होते हैं। हम क्या करते हैं, रुपीस देके डॉलर्स की डिमांड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रुपीस देके डॉलर को फिजिकली लें। अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और आप इसी पैसे से कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप पेमेंट करो बैंक से, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका बैंक आपके रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके पेमेंट करेगा, वो आपको रेट जरूर बता देगा। जैसे अमेजॉन से क्या हम परचेजिंग करते हैं, लेकिन हम कौन सी ऐप से परचेजिंग करते हैं, अमेजॉन इंडिया ऐप। एक अमेजॉन ऐप है, अमेजॉन ऐप इंडिया की नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर की। उसमें जब आप रेट्स देखोगे ना, वो डॉलर्स में आते हैं। अब अगर हमको अमेजॉन वर्ल्ड ऐप से कोई शर्ट पसंद आ जाए, उसमें रेट क्या लिखा हुआ है, डॉलर्स का, तो हमको ऑनलाइन कन्वर्जन नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम उस शर्ट को खरीद के हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड में हमारा पैसा तो रुपीज में रहता है, लेकिन जब पेमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो रुपीज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉलर, और उनको डॉलर्स में पैसा जाता है, उनको रुपीज में पैसा थोड़ी जाएगा। तो एक कन्वर्जन होता है ऑटोमेटिक, एक कन्वर्जन होता है कि हम खुद कैश ले जाएं, बैंक में कैश दें और डॉलर्स को परचेस करें। दोनों ही केस में अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। और फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। समझ में आ गया, पक्का। थर्ड पॉइंट देखें, टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स इन फॉरेन कंट्रीज। तुम यूएस गए, यूएस में तुमको एक बिल्डिंग खरीदनी है, वो बिल्डिंग तुमको पसंद आ गई, फ्लैट पसंद आ गया, ऑफिस पसंद आ गया, तो सामने वाले को पेमेंट किस में दोगे, डॉलर्स में दोगे ना। तो अगर तुमको डॉलर्स चाहिए तो हमको फिर से डॉलर्स की डिमांड करनी पड़ेगी। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में एसेट्स खरीदना चाहते हो, तो पहला पॉइंट फाइनेंशियल एसेट्स का था, दूसरा पॉइंट सिर्फ एसेट्स का है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। थर्ड पॉइंट किसका है, फिजिकल एसेट्स का है, रियल एसेट्स का है। तो लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ऑफिस बिल्डिंग परचेज करना चाहते हो तो फिर से हमको डॉलर्स की परचेज की जरूरत पड़ सकती है। ये सारे वो केसेस हैं जिसमें हम डॉलर को परचेज कर रहे हैं, डॉलर की डिमांड कर रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट केस क्या है, टू सेंड गिफ्ट्स अब्रॉड। लेट्स से मेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है,
अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भेजना है अमेरिका, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? आई नीड डॉलर्स। ठीक है, सो अगर मुझे गिफ्ट बाहर भेजना है, वापस मुझे डॉलर्स की जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट, बहुत इजी है, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स। पहले इनको आने देते हैं। चलो, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स, ध्यान से समझो। अगर आपको यूएस घूमने जाना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर इन यूएस? डॉलर्स और रुपीस? डॉलर चाहिए कि रुपीस चाहिए? यू नीड डॉलर्स। ठीक है, सो वापस हम रुपीस देके क्या डिमांड करते हैं? डॉलर्स। जैसे लेट्स से नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू वियतनाम। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग्स। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग्स। अब क्या मैं यहाँ पे रुपीस देके डोंग्स को खरीद सकता हूँ? क्या मैं इंडिया में रुपीस देके डोंग्स को खरीद सकता हूँ? हाँ, लेकिन मैं नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 200 डोंग्स। मतलब वो हमसे भी गरीब है। 1 रुपी इज इक्वल टू 200 डोंग्स। अगर मैंने लेट्स से 1 लाख रुपए को एक्सचेंज करवा लिया, तो मैं तो लखपति करोड़पति हो गया। करोड़ों डोंग्स वहां पर ले जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डॉलर्स ले जाता हूँ। जैसे वहां पे लिमिट है, आप 400 डॉलर से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। अब अगर मैंने 400 डॉलर ले लिए और 400 डॉलर में वहां पर ले गया, तो फिर से आप लखपति बन के वहां पर जा रहे हो, वहां को डॉलर में आप डोंग्स को कन्वर्ट करवा लो। सो डॉलर एक्चुअली यूनिवर्सल करेंसी है। आप डॉलर को कहीं भी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो आप कोई से भी फॉरेन कंट्री में टूर के लिए जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, वापस आप किसकी डिमांड करते हो? फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हो। फिर से हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, तो स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो करेंसी में सट्टा खेलते हैं। हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं बताओ? इस एक्सपेक्टेशन से कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन क्या हमेशा शेयर का प्राइस बढ़ता है कि कम भी हो सकता है? कम भी हो सकता है। तो क्या एक तरह से स्पेकुलेशन हो गया? क्या एक तरह से सट्टा हो गया? जैसे कल मैच किसका था? दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब। ठीक है, सो नेचुरली लोगों ने सट्टा लगाया होगा कि दिल्ली जीतेगी कि पंजाब, है ना? सब चांसेस थे पंजाब जीतने के। जीती कौन? दिल्ली। वेरी सरप्राइजिंग। सट्टा है, यू नेवर नो द आउटकम ऑफ अ मैच। वैसे ही लोग फॉरेन करेंसी में सट्टा लगाते हैं कि कल डॉलर बढ़ेगा या कल डॉलर कम होगा। अगर आपको फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेट करना है, सट्टा लगाना है, फिर से क्या करना पड़ेगा? यू नीड डॉलर्स। आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के पेमेंट्स के लिए वापस आपको क्या चाहिए? डॉलर्स चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, $1 इज इक्वल टू ₹80। ठीक है, अब हो गया $1 इज इक्वल टू रुपीज फॉर एग्जाम्पल 90। बताओ इस एग्जाम्पल में डॉलर स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, सब बच्चों को बहुत ध्यान से देख के बताना है। इस कॉन्सेप्ट में डॉलर स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? हमने इसको कैडबरी समझ लिया था, तो इस केस में डॉलर क्या हो रहा है? स्ट्रांग। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। अब अगर डॉलर महंगे हो गए, तुम्हारी क्या इच्छा होगी? डॉलर को ज्यादा खरीदोगे कि कम? दिमाग लगाओ। अगर डॉलर एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो यू विल बाय मोर डॉलर्स और यू विल बाय लेस डॉलर्स। हम समझदार हैं, कम खरीदेंगे क्योंकि महंगे हो गए हैं ना। सो जब किसी गुड का प्राइस बढ़ता है, क्लास 11 में पढ़ा था, जब किसी गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। बस वैसी करेंसी के साथ है, करेंसी भी एक कमोडिटी होती है। जब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं। सो जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो डॉलर की डिमांड कम हो जाती है, जब डॉलर वीक हो जाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। सो डॉलर की प्राइस और डॉलर की डिमांड में रिलेशनशिप क्या दिख रहा है? डॉलर के प्राइस और डॉलर की डिमांड में रिलेशनशिप क्या दिख रहा है? इनवर्स कि पॉजिटिव? इनवर्स। ओए, दिख तो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो बहुत ध्यान से समझना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी।
अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? अब सोच समझ के बताओ, क्या हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था? क्लास 11 में सबने पढ़ा हुआ है क्या? ओके, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? इनवर्स। क्या यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड जैसे ही है? प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी। डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप बनाई थी तो डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है? डाउनवर्ड कि अपवर्ड? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्या ऐसा डिमांड कर्व बनता है? क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? यस। तो बस फॉरेन करेंसी का भी डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड और फॉरेन करेंसी के प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, रिलेशनशिप नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये पूरा डिस्कशन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, ध्यान रखना। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने सारे डॉलर्स की डिमांड देखी कि कब हम इंडिया में डॉलर्स की डिमांड करेंगे, वो सारे केसेस देखे और फिर हमने समझा कि अगर डॉलर इंडिया में एक्सपेंसिव हो गया तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर डॉलर इंडिया में सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। बल्कि काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे ही डॉलर सस्ता होता है ना, वो डॉलर को खरीद के रख लेते हैं कि उनको कहीं जाना है तो कम से कम सस्ते में डॉलर पड़ा हुआ है, नहीं तो एकदम एन वक्त पे जाना और डॉलर एकदम से खरीदना पड़े महंगे में तो नुकसान ही होता है ना, ऐसा होता है। काफी लोग स्टोर कर लेते हैं डॉलर्स को। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो हमने एक पार्ट तो कर लिया, डिमांड वाला पार्ट कर लिया। अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है? सप्लाई। वेरी गुड। अब हमको क्या पढ़ना है? सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ डॉलर्स। इसमें आया नहीं, जस्ट अ मिनट। सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले तो यूं समझो, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मतलब इंडिया में डॉलर्स का फ्लो कब आ रहा है, इंडिया में डॉलर्स का इनफ्लो कब आ रहा है, कब फॉरेनर्स इंडिया में डॉलर्स को भेजेंगे, कब इंडिया में वो डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। आई रिपीट, डॉलर्स की डिमांड मतलब हम इंडिया से डॉलर्स को कब खरीदेंगे, डॉलर्स की सप्लाई मतलब इंडिया में डॉलर्स कब आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टारबक्स आया तो स्टारबक्स क्या अपने साथ डॉलर्स को भी लेके आया। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। तो जब एफडीआई होता है तो क्या बाहर से फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, उसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ डॉलर्स। बाहर से पैसा यहां पर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे अलग अलग केसेस जहां पर इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई आ सकता है। पहला केस, व्हेन फॉरेनर्स परचेज होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट्स। क्या मतलब हुआ? इंडिया से हमने ये पेन एक्सपोर्ट करा। आई रिपीट, इंडिया से हमने ये पेन एक्सपोर्ट करा। इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि फॉरेनर्स ने ये पेन खरीदा, ये भी तो बोल सकते हैं कि फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स खरीदे। तो जब फॉरेनर्स हमारे इंडिया के गुड्स खरीदते हैं तो वो हमको क्या देंगे? पैसा देंगे। इसका मतलब क्या? इंडिया में डॉलर्स आ गए। जैसे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स अभी भी फेमस हैं, तो अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हुए तो इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो जाता है। आगे बात समझ में? पक्का? सो व्हेन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, देयर विल बी सप्लाई ऑफ डॉलर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जब हम अपने गुड्स बाहर बेचते हैं तो बाहर से फॉरेन करेंसी का सप्लाई इंडिया में आ जाता है। पहला पॉइंट क्लियर? आसान पॉइंट है। सेकंड, व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ होम कंट्री से इंडिया। अब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स पैसा लगा रहे हैं। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में वो रिलायंस का, टाटा के, इन्फोसिस के, बिरला के शेयर्स खरीद रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, क्या हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज आ गई? यस। सेकेंड पॉइंट, जब फॉरेनर्स इंडिया के सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे रिसेंटली पिछले 3 महीने में फॉरेनर्स ने लगभग 2000 करोड़ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए। तो अब मान के चलो, अगर फॉरेनर्स को हम पर भरोसा है
तो फॉरेनर्स को देख के इंडिया को अपने पे भरोसा हो जाता है। अगर फॉरेनर्स इंडिया में पैसा नहीं लगाते हैं तो हम अपने स्टॉक एक्सचेंज में बिलीव नहीं करते, हम ये सोचते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर दूसरों को भरोसा नहीं है तो अपन भी भरोसा नहीं करेंगे, अपन दूसरों को देख देख के स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं। दिस हैपेंस। क्लियर? थर्ड, when currency dealers and speculators cause flow of foreign currency in domestic economy, वापस अगर बाय चांस करेंसी डीलर्स और स्पेकुलेटर्स सट्टा खेलते हैं तो सट्टा खेलने के लिए भी वो बाहर से क्या लाएंगे अपने साथ? डॉलर्स लाते हैं, और इंडिया में डॉलर्स को लगा के उस पर स्पेकुलेट करते हैं। उनको डॉलर्स में स्पेकुलेट करने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि स्पेकुलेशन दोनों तरफ से चलता है। अगर इंडियन स्पेकुलेट करें तो डॉलर्स इंडिया से ही डिमांड करते हैं, अगर फॉरेनर स्पेकुलेट करेंगे तो इंडिया में वो डॉलर्स लाके स्पेकुलेट करेंगे ना। जैसे इंदौर में सबसे बड़ा स्पेकुलेशन कहां पर होता है? 2 नंबर का। मैं 1 नंबर स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा, 2 नंबर का स्पेकुलेशन मतलब जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और बारिश आ रही है। एक ने बोला ये बारिश की वजह से पतरा आधा गीला होगा, दूसरे ने बोला नहीं पूरा गीला होगा। बोले लग गई 3-3 करोड़ की, बोले लग गई। ऐसे सट्टे लगते हैं वहां पर। 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ने बोला अगले 10 मिनट में मारुति की 10 कार जाएगी, दूसरे ने बोला नहीं 10 से कम जाएगी, वो लग गई 2.5 करोड़ की, लग गई। ऐसे सट्टे लगते हैं, मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 2 लोग वहां पर समोसे खाते हुए देख रहे हैं 10 मिनट में कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये लगता है सट्टा छावनी में। गुजरात से और महाराष्ट्र से भी लोग ऐसे सट्टे खेलने छावनी में आते हैं इंदौर में। हाँ, छावनी सोर्सेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 नंबर के सट्टे की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 नंबर के सट्टे की बात कर रहे हैं। 1 नंबर सट्टा मतलब स्पेकुलेशन। जब हम डॉलर्स में स्पेकुलेट करते हैं तो स्पेकुलेशन में भी डॉलर्स का सप्लाई इंडिया में बढ़ता है। नेक्स्ट, when Indian workers working abroad send their savings to families in India, इस स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएशन। इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएशन। समझना, आप ऐसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो है शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर कर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं। कौन है भाई ऐसे जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाने चाहते हैं? जैसे ईशील भी कोई, तो लेट्स से इनका जॉब लग गया वॉशिंगटन डीसी में, लग गया इनका काम। अब इनकी 1 महीने की सैलरी है $1,00,000, तो $1,00,000 इन्होंने कमाया, $1,00,000 में से इनका खर्चा है वहां पर $10,000 का, बाकी का $90,000 इन्होंने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को भेज दिए। तो जब ये डॉलर्स अपने पेरेंट्स को भेजेंगी तो क्या इससे भी बाहर से इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई आ रहा है? इसको हम बोलते हैं रिपैट्रिएशन। जब इंडिया के लोग बाहर काम करते हैं और बाहर कमा कर खर्चा कर कर जो सेविंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं, तो उससे भी इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? एंड लास्ट, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया, महाकाल लोक सरकार ने कितना खर्चा करा उज्जैन में महाकाल लोक को डेवलप करने में? 1,000 करोड़। ठीक है, तो क्या बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट वहां पर आ गए? बहुत फॉरेन टूरिस्ट महाकाल लोक को देखने आए हैं। ठीक है, सो अगर वो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आए, अगर इंडिया का फॉरेन टूरिज्म बढ़ रहा है गोवा में, महाकाल लोक में, माउंट आबू में, मसूरी में, तो इससे इंडिया में क्या आ रहा है? डॉलर्स का सप्लाई आ रहा है। देखो, हम वहां जाते हैं तो डॉलर्स की डिमांड करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाता है। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम रिलेशनशिप को देखेंगे। $1 is equal to ₹80, $1 is equal to ₹70। बताओ, इसमें डॉलर स्ट्रांग हुआ कि डॉलर वीक हो गया? अच्छा, मुझे सेम एग्जांपल लेना था, रुको, क्या लिया था मैंने? 90 लिया था। ओके, $1 is equal to ₹80, और अब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल $1 is equal to ₹90। इससे डॉलर स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? डॉलर स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हो गया। डॉलर स्ट्रांग हो गया इसका मतलब रुपी वीक हो गया। डॉलर स्ट्रांग हुआ मतलब रुपी वीक हो गया। अब मुझे बताओ, अगर आप फॉरेनर्स होते और इंडिया को देखते, सो इंडिया में इस एक्सचेंज रेट्स को देखकर ज्यादा इन्वेस्ट करते कि कम इन्वेस्ट करते?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई रिपीट। अगर आप फॉरेनर होते, यूएस के होते, आप इस कंडीशन को देख के इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करते कि कम इन्वेस्ट करते? ज्यादा इन्वेस्ट। आप बोलोगे डॉलर स्ट्रांग हो गया मतलब रुपी वीक हो गया, रुपी वीक हो गया मतलब इंडिया सस्ता हो गया, इंडिया सस्ता हो गया मतलब इंडिया के गुड्स सस्ते हो गए, इंडिया के गुड्स खरीदो, इंडिया घूमने चलो। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडिया में फॉरेनर्स डॉलर्स को लाते हैं। मतलब जब डॉलर स्ट्रांग होता है मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ता है, तो डॉलर के प्राइस बढ़ने से इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाता है। ध्यान से समझो, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो सारे फॉरेनर्स ने देखा कि हमारी करेंसी स्ट्रांग है, इंडिया की करेंसी वीक है, उनका एक ही नारा होता है, चलो इंडिया। वो क्या करते हैं, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में बिजनेस करेंगे, इंडिया में टूरिज्म करेंगे, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आ जाते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से वो इंडिया में डॉलर्स को ला रहे हैं। इंडिया में डॉलर्स आ रहे हैं मतलब इंडिया में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया। तो जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब डॉलर्स का प्राइस कम हो जाएगा इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। रिलेशनशिप बताओ, पॉजिटिव। क्या यही आपने क्लास 11th में लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था? याद करो, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो 11th में लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई था वही लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई यहां पर भी है। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस ऑफ डॉलर्स और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डॉलर्स के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव। अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस ऑफ डॉलर्स और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ डॉलर्स के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव। सेम कॉन्सेप्ट है। So there is a direct relationship between price of foreign currency and supply of foreign currency. क्या इतना क्लियर हुआ आपको? अगर बाय चांस इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो डॉलर का सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये डॉलर का सप्लाई कर्व, ये डॉलर का सप्लाई कर्व बन गया। देखो डिमांड कर्व कैसा बना था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा बन गया? अपवर्ड स्लोपिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, अब हम दोनों कर्व्स को एक साथ बना देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये दोनों कर्व्स को एक साथ बना दिया। दिख रहा है आपको? ये हमने बना दिया डॉलर का डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और फिर हमने बना दिया डॉलर का सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जहां पर डॉलर का डिमांड और डॉलर का सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्जामिनेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स इसको स्मॉल ई लिख देते हैं। स्मॉल ई माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश के एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का ई हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट की मदद से क्या आएगा? डॉलर की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट की मदद से क्या आएगा? डॉलर की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसकी मदद से एक और कॉन्सेप्ट आता है, डॉलर का इक्विलिब्रियम प्राइस। और प्राइस मतलब क्या है? यही तो है, होता है $1 इज इक्वल टू ₹80। यहां से हमको मालूम पड़ता है एक्सचेंज रेट, यहां से हमको मालूम पड़ता है एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ डॉलर्स है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स है। सो जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट करा, इसको क्या बोला? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इससे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। रेट मतलब क्या होता है? डॉलर का प्राइस। इससे रेट डिक्लेयर होता है। अगर बाय चांस डिमांड ज्यादा है तो डॉलर स्ट्रांग होगा कि वीक? स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर डिमांड कम है तो डॉलर स्ट्रांग होगा कि वीक? वीक हो जाएगा। अभी हम समझेंगे उसको।
पर इतनी बात समझ में आई एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। अब देखो याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका, ये पूरा क्लास 11 जैसा है। अपने क्लास 11 में पढ़ा था इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम। वहां पर इक्विलिब्रियम कैसा आता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहे हैं। फिर आपने पढ़ा था क्लास 11 में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब इंटरसेक्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। यहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। फिर आपने देखा था 11 में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है, यहां पर भी वही आ रहा है, कोई नई चीज है ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आया समझ में? पक्का? इसके 2-3 केसेस कर लेते हैं। केसेस पर जरा गौर करना, एग्जामिनेशन में वो आपको स्पेसिफिक केस दे देंगे। देखो, राइट डाउन द फर्स्ट केस। इंक्रीज इन डिमांड, किसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं? डॉलर्स की। डॉलर्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं यहां पर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो बताता हूं आपको। वैसा पूछ सकता है, एनालाइज अ सिचुएशन वेयर देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर्स। अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखते हैं। कोई भी केस आए, कोई भी कंडीशन आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक डायग्राम बनाना है। मेरे साथ साथ में बनाओ, y एक्सिस, x एक्सिस, price of dollars which is exchange rate and quantity of dollars। इतना मार्क कर लो सब, साथ साथ में बनाएंगे। दूसरा केस आप फटाफट कर लोगे, पहला केस मेरे साथ करो। ठीक है, सबसे पहले इसमें डॉलर का डिमांड कर्व बनाओ। डिमांड कर्व का नेचर, ये मैंने बना दिया डॉलर का डिमांड कर्व। आप भी बना लीजिए डॉलर का डिमांड कर्व रिप्रेजेंटेड बाय डी। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, डॉलर का सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व बना दिया रिप्रेजेंटेड बाय एस, रिप्रेजेंटेड बाय एस। यहां तक सब साथ में है? चलिए, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट करा उसको क्या बोलेंगे? इसको मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की हेल्प से क्या आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स एंड एक्सचेंज रेट, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ डॉलर्स। यही हमारा एक्सचेंज रेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बना, अभी कंडीशन को एनालाइज करना है, इतना कर लो फिर मैं कंडीशन को एनालाइज करवाता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखें क्या सिचुएशन है, इंक्रीज इन डिमांड। अब आपने क्लास 11 के लेवल पे पढ़ा था दो कॉन्सेप्ट्स, मूवमेंट एंड शिफ्ट, याद आ रहा है? मूवमेंट में डिमांड कर्व का मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट में क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन लिखा है कि इंक्रीज लिखा है? इंक्रीज लिखा है। तो क्या अट्रैक्ट होगा, मूवमेंट अट्रैक्ट होगा कि शिफ्ट अट्रैक्ट होगा? शिफ्ट अट्रैक्ट होगा। याद है क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स? यहां पर इंक्रीज इन डिमांड में कौन सा, कहां क्या शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? इंक्रीज में कहां शिफ्ट होता है, राइट की लेफ्ट? राइट में शिफ्ट होता है। जब भी डिमांड या सप्लाई इंक्रीज होती है तो शिफ्ट राइटवर्ड होता है, जब भी डिमांड और सप्लाई डिक्रीज होते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है।
अब कैसे राइट में शिफ्ट करना है जरा देखो, डी इज ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब मैं डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, ये मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, ये हमारा नया डिमांड कर्व हो गया। समझ में आ गया? दिस इज अ न्यू डिमांड कर्व, मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया। आप ये ऐसे शिफ्ट कर दो इसको, D1। ठीक है, यहां तक सब आ गए। अब देखो, क्या इसमें कोई सप्लाई की इंफॉर्मेशन है? क्या इसमें, इस क्वेश्चन में कोई सप्लाई की इंफॉर्मेशन है? नहीं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो सप्लाई को क्या मानना है? कांस्टेंट। सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया, जहां पर न्यू डिमांड कर्व ने ओल्ड सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करा, जहां पर न्यू डिमांड कर्व ने ओल्ड सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करा, क्या ये वाला पॉइंट है? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे क्या आ जाएगा? न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और क्या आ जाएगा? न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आया सबको? अब आप देखो, अगर इंडिया में डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर का प्राइस क्या हो रहा है? या किसी भी गुड की अगर डिमांड बढ़ती है, जैसे गर्मी में आइसक्रीम्स की डिमांड बढ़ती है, तो आइसक्रीम का प्राइस क्या होगा? महंगा हो जाएगा। वैसे ही डॉलर की अगर इंडिया में डिमांड बढ़ गई है तो क्या डॉलर महंगा हो गया? हाँ, आप खुद देखो, डॉलर का प्राइस बढ़ गया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन इस केस में? इक्विलिब्रियम प्राइस increases. What do you mean by equilibrium price increases? Dollar becomes strong. What do you mean by dollar becomes strong? Exchange rate increases. ये तीनों आंसर इसके होते हैं, 1, 2 एंड 3। वो किसी भी फॉर्म में एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। इसमें हमारा डॉलर स्ट्रांग हो गया, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, या फिर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया। इज द फर्स्ट केस क्लियर? कैसे एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है इसको? अभी करेंगे, और केसेस करेंगे, डोंट वरी। एक और केस करते हैं, बाकी 2 केसेस आप होमवर्क में लीजिए। Write down second case. Increase in supply. चलिए इसको खुद सॉल्व करें, आप खुद बनाने की कोशिश करें इसको, फिर मैं बनाता हूं, आप टैली कर दीजिएगा। आप खुद करें इंक्रीज इन सप्लाई को। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके आगे फिर आपको करना है, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही बनाना है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये तो बनाना ही बनाना है आपको। इसके आगे आप कोशिश कीजिए।
कर लिया। इसमें सिर्फ सप्लाई की जानकारी दी है, मतलब डिमांड को कांस्टेंट मानना है। और सप्लाई इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट में। तो हम सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट करते हैं, ये सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट कर दिया। दिस इज S1। क्लियर? ओके, जहां पर न्यू सप्लाई कर्व ने ओल्ड सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करा, दैट इज एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे क्या आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इससे क्या आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, अभी क्या ठंड के कपड़े कोई पहनेगा, नहीं। अगर बाय चांस मॉल में ठंड के कपड़े हैं, विंटर क्लोथ्स हैं, और अगर मॉल वाले को विंटर क्लोथ्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा, सेल लगानी पड़ेगी। सेल मतलब प्राइस कम करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज एक्सेस सप्लाई में होती है तो उसका प्राइस हमेशा कम होता है। जैसे सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होता है, उसका प्राइस कम होता है। वैसे ही फॉरेन करेंसी के साथ है। अगर बाय चांस इंडिया में डॉलर्स की सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम है, तो डॉलर्स का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इन दिस केस इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस। अगर डॉलर का प्राइस कम हो गया, मतलब डॉलर बिकम्स वीक, या हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। आया कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से, पक्का? दो चीजें होमवर्क में ले लीजिए। लिख लो, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दो केसेस होमवर्क में ले लीजिए, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दो केसेस आपको होमवर्क में करके लाना है, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, कालिंदी एनालाइज करो और खुद आंसर ढूंढो। हम नेक्स्ट इसका डिस्कशन करेंगे। यू हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स। तो दोनों होमवर्क ले लीजिए, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। राइट, चलिए, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। बाय।